भारत के पश्चिमी प्राचीर के रक्षक सिंधुपति महाराज धारसेन धर्मवीर, दानवीर और युद्धवीर थे। आइए जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। सिंधु संस्कृति के उन्नयन में महती भूमिका का निर्वहन करने वाले धारसेन प्रजा वात्सल्य और मातृभूमि के सच्चे सपूत थे। गौरक्षक के रूप में उनकी ख्याति जन जन के मन में रमी हुई है। विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा के साथ साथ वे अपने राज्य की सीमाओं को विस्तृत करते हुए अंतिम श्वास तक राष्ट्र के लिए तत्पर रहे। सिंध के सुजला सुफला शस्य श्यामला भूमि समृद्ध संस्कृति और उदात्त विदेशियों के लिए ईर्ष्या का विषय रही। इसी कारण 6ठी सदी में ही अरबों ने निरंतर आक्रमणों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन राष्ट्रनिष्ठ सिंधु सपूतों व वीरों के कारण उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। उनके पराक्रम की अनुगूंज सिंधु की लहरों में गूंजती रही। उनके बलिदान की अमर गाथा इस राष्ट्र की गाती है। वीर शिरोमणि राष्ट्र प्रहरी धारसेन के साधु संतों, सन्यासियों एवं समाज सुधारकों ने माध्यम से गांव-गांव में मातृभूमि की रक्षा के लिए जन मन में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला जगाई। उन्होंने सिंधी शूरवीरों का आह्वान किया कि रक्षा के लिए कटिबद्ध रहें। इस सत्य प्रयास को मिले समर्थन ने सिंधु वीरों की राष्ट्रनिष्ठा को उजागर किया। प्राचीन समय में भारत में दूध की नदियां बहती थीं। धन धान्य से संपन्न हरा भरा देश विश्व में सोने की चिड़िया कहलाता था। 326 ईस्वी पूर्व में सिंध के पश्चिम उत्तर खैबर के दर में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सेना मरवाकर घायल अवस्था में अपने देश जाकर सिकंदर का स्वर्गवास हुआ। दूसरी व तीसरी सदी में शकों और हुणों ने जोरदार हमला किया, परंतु युद्ध में हार गए और भारत में आत्मसात हो गए। इसके बाद भी अरब के खिलाफों के कहने पर भारत पर कई आक्रमण हुए। हर बार आक्रमणी सिंध के शूरवीरों से मात खाकर या तो मारे गए या फिर वापस भाग गए। सिंध पर महाराजा चच का राज्य सन 621 तक शान, समृद्धि और न्याय से चलता रहा। उनके निधन पर 12 वर्ष की आयु में धारसेन का राज्याभिषेक किया गया। उनका चाचा चंद्र राज्य संभालने लगा, लेकिन चाचा चंद्र का भी 6 वर्ष बाद निधन हो गया। 18 वर्ष की आयु में शासन के भागदौड़ संभालने के बाद धारसेन ने कन्नौज, मकरान और कच्छ तक सिंध की सीमाओं का विस्तार किया। महाराजा धारसेन की राजधानी आलोर पर अरब आक्रमणी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। पराक्रमी महाराज दाहर ने कतिपय तत्वों के विश्वासघात और देशद्रोह के बावजूद शत्रु पर प्रबल प्रतिरोध किया। उनके युद्ध संचालन, युद्ध कौशल और शौर्य प्रदर्शन से शत्रु सेना में आतंक फैल गया। विदेशी शत्रु को जब ये स्पष्ट हो गया कि शूरवीर महाराजा दाहर को आसानी से जीता नहीं जा सकता, उन्होंने कपट का सहारा लिया। घमासान युद्ध के बीच छल नीति का सहारा लेकर भेजे गए महिला वेशधारी अरब सैनिकों ने अपनी रक्षा की गुहार की कि अरब सैनिक हमें पकड़कर ले जा रहे हैं, बचाइए। शत्रु की छल नीति उनको समझ में नहीं आई पुकार से प्रजा वत्सल महाराज दाहर का ध्यान बट गया। आत्मविश्वासी महाराज मुख्य सेना से अलग थलग हो उस ओर बढ़े जिधर से गुहार सुनाई दे रही थी। शत्रु को इसी की प्रतीक्षा थी। अकेले महाराजा दाहिर के साथ हाथी पर अग्निबाण चलाए गए, जिससे वह खाई में पानी में गिर गए। दाहर निहत्थे हो गए। दुश्मन सैनिकों ने उनके ऊपर भालों से वार किए। पराक्रमी महाराज ने विचलित हुए बिना भालों को पकड़कर उन्हीं से प्रतिघात किया। युद्ध भूमि में चारों ओर घमासान मचा था। उन्हें घेर कर युद्ध करने वाले शत्रुओं का काम तमाम करने के बाद खाई से निकलकर वह किनारे पर आ गए। शस्त्रहीन होते हुए भी वीर टूटा नहीं, झुका नहीं और शत्रु सैनिकों के हथियार छीनकर उन्हीं पर प्रहार करने लगा। परंतु अदम्य साहस के धनी महाराजा दाहर शत्रु के प्रहारों का वेग कब तक सहते और सेना को चीरते हुए इस संदेश के साथ ही मातृभूमि भावी संतानों तुझे आजाद कराएगी, वे देश पर न्यौछावर हो गए। वीर सेनानी धारसेन की वीर पत्नी लाडीबाई के पास जब पति के बलिदान की हृदय विदारक सूचना पहुंची तो क्षण भर ठिठक कर उन्होंने अपनी अमर पति के पद का अनुसरण करने का निश्चय किया।
वे रानीवास से बाहर निकली और अपने सेना का नेतृत्व संभालने लगी। सिंधुसुता के अपूर्व रणकौशल से शत्रुओं में हाहाकार मच गया, परंतु कतिपय देशद्रोहियों और विश्वासघातियों के अरब सेना से मिल जाने के कारण वीरांगना लाडीबाई को युद्ध के परिणाम का आभास हो गया। अपने सत्यत्व एवं पवित्रता की रक्षा के लिए उन्होंने सिंधी ललनाओं के साथ हंसते हंसते जौहर की ज्वाला में आत्माहुति दे दी। ज्वाला शिखा सी रानी का यह आत्मोत्सर्ग सिंधु सांस्कृतिक दृष्टि को उजागर करता है। वीरांगना रानी के बलिदान से प्रेरणा लेकर बची सुची सिंधी वाहिनी शत्रु सेना पर टूट पड़ी। एक एक सैनिक काल की तरह झपट्टे मारता था। शत्रु सेना पर साक्षात मृत्यु बरस रही थी। एक और मुट्ठी भर देशभक्त सैनिक थे और दूसरी ओर अरब सैनिकों का विशाल सागर। फिर भी आखिरी सांस तक वे जूझते रहे और अनंतः एक एक कर सभी बलिदानी वीर राष्ट्र के लिए संघर्ष करते मातृभूमि की गोद में सो गए। महाराजा दाहर की वीर कन्याओं को प्रेरणादायक आत्मस्वर्ग मोहम्मद बिन कासिम के वापस लौटकर खलीफा के सामने महाराजा दारसेन की वीर कन्याओं सूर्य कुमारी और परमाल को पेश किया। ऐसी सुंदर युवतियों को देखकर खलीफा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने हरम में भेजने का आदेश दिया। तभी हाथ जोड़कर राजकुमारियों ने खलीफा के सामने एक प्रार्थना की। उन्होंने अभिनय करते हुए रोकर कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनका उपभोग कर चुका है, इसलिए वे हरम में जाकर खलीफा को धोखा नहीं देना चाहती। यह बात सुनकर खलीफा आग बबूला हो गया। उसने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में से उसे मृत्युदंड देने की घोषणा की। मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड मिलने के बाद खलीफा ने राजकुमारियों को अपने अनुचरों को सौंपते हुए आदेश किया कि वे उनका उपभोग करें। इस आदेश की जानकारी मिलते ही दोनों ने कपड़ों में छिपाकर रखी हुई कटारें निकालकर अनेक अरब सैनिकों का काम तमाम किया और शत्रु के हाथ में पड़ने से पूर्व ही उन्हीं कटारों से आत्मोत्सर्ग कर लिया। संकल्प की घड़ी पुनः उपस्थित है। आज राष्ट्र को पुनः महाराजा दारसेन जैसे वीर सपूतों की आवश्यकता है, जो राष्ट्र के नाम अनाम उत्सर्ग कर सकें। सिंधु संस्कृति की यही योशा गाथा हमें देश के लिए आत्मोत्सर्ग करने की सदैव प्रेरणा देती रहेगी।